30 जून 1999 की रात मेजर अजीत सिंह की अगुवाई में 22 ग्रेनेडियर्स ने खालूबार टॉप को पुनः हासिल करने के लिए निर्णायक अभियान शुरू किया। लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। करीब 80 डिग्री की सीधी खड़ी चढ़ाई, जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। रात का घना अंधेरा और हड्डियां जमा देने वाली ठंड ने इस दुर्गम और विश्वासघाती टेरेन में 22 ग्रेनेडियर्स की विकास बटालियन के प्रशिक्षित माउंटेनियर्स अहम भूमिका निभा रहे थे। वे लगातार दिशा बताते, सुरक्षित पकड़ ढूंढते और अपने साथियों को ऊपर चढ़ने में मदद करते रहे। उनकी विशेषज्ञता और साहस के बल पर मेजर अजीत सिंह और उनकी टीम धीरे धीरे एक रिज लाइन तक पहुंचने में सफल हुई, जहां से वे दुश्मन के बेहद करीब थे, निर्णायक मुकाबले से बस कुछ कदम दूर। ऊंचाई पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को शुरुआत में भ्रम हुआ कि नीचे बढ़ती टुकड़ी उनकी अपनी ही रीइंफोर्समेंट है। इसी गलतफहमी के कारण उन्होंने तुरंत फायरिंग नहीं की और 22 ग्रेनेडियर्स के जवानों को आगे बढ़ने का बहुमूल्य मौका मिल गया। भारतीय सैनिक तेजी से दुश्मन के करीब पहुंचे और अचानक धावा बोलते हुए 2 छोटे फुटहोल्स पर कब्जा जमा लिया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी सेना को वास्तविक स्थिति का एहसास हुआ, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस भीषण गोलीबारी में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। खालूबार टॉप पर दुश्मन की संख्या और स्थिति दोनों मजबूत थीं। हालात की गंभीरता को देखते हुए मेजर अजीत सिंह ने तुरंत रीइंफोर्समेंट की मांग की, लेकिन खराब कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण सहायता समय पर नहीं पहुंच सकी। समय बीतने के साथ उनकी कंपनी के जवानों की संख्या घटती जा रही थी और सीमित राशन भी तेजी से कम हो रहा था। खालूबार पर निर्णायक विजय हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। परिस्थितियों को देखते हुए इस कठिन और जोखिम भरे मिशन की जिम्मेदारी अब 111 गोरखा राइफल्स को सौंपी गई, जिनके साहस और पर्वतीय युद्ध कौशल पर सेना को पूरा भरोसा था। आदेश मिलते ही ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनी कर्नल ललित राय के नेतृत्व में यलदौर से खालूबार की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गई। ब्रावो कंपनी सबसे आगे थी, उसके पीछे डेल्टा कंपनी और अंत में चार्ली कंपनी को बढ़ना था। ब्रावो कंपनी के प्लाटून नंबर 5 का नेतृत्व 24 वर्षीय मनोज कुमार पांडे कर रहे थे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद कर्नल ललित राय ने जय महाकाली का जयकारा लगाया और 2 जुलाई को तीनों कंपनियों ने खालूबार टॉप की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। खड़ी पहाड़ियों, नुकीली चट्टानों और दुश्मन की लगातार फायरिंग के बीच भी गोरखा जवान रुकने को तैयार नहीं थे। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे दुश्मन तक जल्द पहुंचना चाहते थे। वे पैरों के साथ साथ हाथों का सहारा लेकर पत्थरों से चिपकते और रेंगते हुए तेजी से ऊपर बढ़ते रहे। करीब 6 घंटे की लगातार और थकाऊ चढ़ाई के बाद सभी जवान एक निर्धारित स्टॉप पॉइंट तक पहुंच गए। अब अगला लक्ष्य था खालूबार बेस की ओर अंतिम बढ़त। आगे की चढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन और जानलेवा थी। ढलान और तीखी हो चुकी थी, रास्ता संकरा और फिसलन भरा था। ऐसे में जवानों ने फैसला किया कि हथियारों और जरूरी गोला बारूद के अलावा बाकी सारा सामान यहीं छोड़ दिया जाए। हैरानी की बात यह थी कि वे खाने पीने का सामान भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यदि लड़ाई लंबी खिंची तो भूख और प्यास भी दुश्मन जितनी घातक साबित हो सकती है। फिर भी उस क्षण उनके लिए सबसे ऊपर था केवल मिशन, देश की रक्षा। कुछ ही देर में मौसम ने भी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। तेज बर्फबारी ने दृश्यता कम कर दी और रास्ता और भी खतरनाक बना दिया। इस खराब मौसम का सीधा असर उनके रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम पर पड़ा, जो अचानक ठप हो गया। अब अगर कोई प्लाटून दूसरी प्लाटून से अलग हो जाती या किसी को तुरंत सहायता की जरूरत पड़ती तो संपर्क का कोई साधन नहीं बचता। लेकिन इन हालातों के आगे झुकना उनके स्वभाव में नहीं था। समाधान निकाला गया। कंपनी हवलदार मेजर जनक बहादुर राय ने मैसेंजर की भूमिका संभाली। वे जान की परवाह किए बिना एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून तक दौड़ लगाते, संदेश और आदेश पहुंचाते रहे। इसी मानवीय संचार श्रृंखला के सहारे रणनीति और निर्देश सही समय पर हर जवान तक पहुंचते रहे और अभियान आगे बढ़ता रहा। बर्फ से ढकी करीब 16,000 फीट ऊंची चोटियों पर जानलेवा रात और 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुके तापमान में भारतीय जवान लगातार आगे बढ़ रहे थे। ऊंचाई से दुश्मन की आती गोलियां और मोर्टार की गोलाबारी चढ़ाई को और भी खतरनाक बना रही थी। फिर भी 111 गोरखा राइफल्स के जवान बिना थके, बिना रुके मिशन की ओर बढ़ते रहे।
पूरे 14 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे अपने लक्ष्य से महज 500 मीटर दूर थे, लेकिन तब तक तीनों कंपनियों के लगभग 30 जवान शहीद हो चुके थे और उनकी संख्या घटकर करीब 70 रह गई थी। जैसे जैसे वे दुश्मन के करीब पहुंचे, पाकिस्तानी फायरिंग और भी तेज और सटीक होती गई। आगे बढ़ना लगभग असंभव लगने लगा। दुश्मन दो तरफा हमला कर रहा था। एक और बंकर एरिया था जहां मजबूत किलेबंदी की गई थी, दूसरी ओर खालूबार टॉप से बने गन पोस्ट भारतीय जवानों को सीधे निशाना बना रहे थे। सबसे ज्यादा हताहत इसी ऊंचाई से हो रही गोलाबारी के कारण हुए थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कर्नल ललित राय ने अपनी रणनीति में निर्णायक बदलाव किया। उन्होंने सभी शेष जवानों को एकत्रित किया और उन्हें दो अलग अलग दलों में बांट दिया ताकि दुश्मन की दो तरफा मार का जवाब योजनाबद्ध तरीके से दिया जा सके। कर्नल ललित राय ने मनोज कुमार पांडे को 30 जवानों के साथ उस बंकर एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए भेजा जहां से सबसे ज्यादा हैवी फायरिंग हो रही थी। वहीं 40 सैनिकों की दूसरी टीम को लेकर कर्नल ललित राय खुद खालूबार टॉप कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनका घुटना बुरी तरह जख्मी था, लेकिन इसके बावजूद वे बिना रुके सबसे आगे बढ़ रहे थे। इधर खालूबार की एक रिज लाइन पर मेजर अजीत सिंह और 22 ग्रेनेडियर्स के जवानों को लड़ते हुए 4 दिन बीत चुके थे। भीषण संघर्ष के बीच जब मेजर अजीत सिंह अपनी राइफल में गोलियां भर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि मैगजीन में केवल 6 गोलियां बची हैं। उन्होंने तुरंत 2 गोलियां निकालकर अपनी जेब में रख लीं। पास खड़े एक साथी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? मेजर अजीत सिंह ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अगर हालात ऐसे बने कि दुश्मन के हाथों जिंदा पकड़ा जाऊं तो उससे बेहतर होगा कि आखिरी फैसला मैं खुद करूं। इसके बाद उन्होंने शेष 4 गोलियां लोड की, अपनी कुल देवी को याद किया और उस पाकिस्तानी कंपनी कमांडर पर निशाना साधा जो लगातार सरेंडर करने का दबाव बना रहा था। इस बार निशाना सटीक बैठा। एक गोली सीधे उसे लगी और वो वहीं ढेर हो गया। विडंबना ये थी कि सेना में शामिल होते समय खुकरी की परंपरा उन्हें असहज कर गई थी। एक सख्त शाकाहारी होने के कारण रेजिमेंटल रस्म में बलि देते समय उन्होंने खून से सने हाथ बार बार धोए थे। लेकिन आज वही मनोज पांडे उसी खुखरी के साथ दुश्मन पर टूट पड़े, निर्भीक, निर्णायक और अदम्य साहस के साथ। इसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही उन्होंने दोनों पाकिस्तानियों को अकेले ही मौत की नींद सुला दिया और दूसरे बंकर को भी ग्रेनेड से तबाह कर दिया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जैसे ही तीसरे बंकर की ओर बढ़े, इस बार दुश्मन की मशीन गन फायर ने उन्हें मल्टीपल जगह पर हिट कर दिया। उनके कंधे, झांग और बाह में गोलियां लगीं। शरीर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन मनोज कुमार पांडे हार मानने को तैयार नहीं थे। उनकी अगुवाई ने साथ लड़ रहे जवानों में नई ऊर्जा भर दी। इसी जोश के साथ सैनिकों ने आगे बढ़कर तीसरे बंकर को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ होने के बावजूद वे अपने साथियों को लीड करते हुए चौथे बंकर की ओर बढ़े। बची हुई ताकत समेटकर उन्होंने एक ग्रेनेड निकाला और पूरे दम के साथ उसे चौथे बंकर की तरफ फेंक दिया। भयावह धमाके के साथ वो मोर्चा भी शांत हो गया। लेकिन उसी क्षण दुश्मन की मशीन गन से निकली 4 गोलियां उनके हेलमेट को चीरती हुई सिर में जा धंसी। मात्र 24 वर्ष की आयु में ये वीर अधिकारी वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद होने से पहले उनके होठों से निकला आखिरी आदेश नेपाली में था, ना छोड़नू, यानी इन्हें मत छोड़ना। उन शब्दों में अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प था। उनके इस आदेश ने 1111 गोरखा राइफल्स के जवानों का साहस कई गुना बढ़ा दिया और वे दुश्मन पर पूरी शक्ति के साथ टूट पड़े। दुश्मन को एक एक कर मार गिराया गया और 3 जुलाई को बंकर एरिया पूरी तरह पाकिस्तानी सैनिकों से मुक्त हो गया। ये जीत आसान नहीं थी। इसके पीछे अदम्य साहस, बलिदान और आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के असाधारण शौर्य और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ये सम्मान उस वीरता की स्वीकृति थी जो खालूबार की बर्फीली ऊंचाइयों पर अमर हो गई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से प्राप्त की। बाद में इस विद्यालय का नाम बदलकर उनके सम्मान में कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सकें। कहा जाता है कि जब वे नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास कर एसएसबी इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे तो उनसे पूछा गया था, फौज में क्यों आना चाहते हो?
उनका जवाब था परमवीर चक्र जीतने के लिए। नियति ने मानो उसी क्षण उनका लक्ष्य तय कर दिया था और वर्षों बाद उन्होंने अपने बलिदान से उस संकल्प को सच कर दिखाया। जय हिंद।